नमस्ते दोस्तों। आज पुरस्कार कहानी जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, उसका पार्ट 2 लेकर आई हूँ। चलिए कहानी को सुनते हैं। दुबली होने पर भी उसके अंग पर तपस्या की क्रांति थी। आसपास के कृषक उसका आदर करते। वह एक आदर्श बालिका थी। दिन वही उसकी सांसों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। शीतकाल की रजनी, मेघों से भरा बादल जिसमें बिजली की दौड़ धूप, मधुलिका का छाजन टपक रहा था। ओढ़ने की कमी थी। वह ठिठुर कर एक कोने में बैठी थी। मधुलिका अपने अभाव को आज बड़ा कर सोच रही थी। जीवन से सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण तो अपनी सीमा निर्धारित करते हैं, परंतु उनकी आवश्यकता और कल्पना के साथ बढ़ती घटती रहती है। आज बहुत दिनों पर उसे बीती हुई बात स्मरण हुई। 2 नहीं 3 वर्ष हुए होंगे। इसी अधूक के नीचे प्रभात में तरुण राजकुमार ने क्या कहा था, वह अपने हृदय से पूछने लगी। उन चाटुकारी के शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक सी वह पूछने लगी, क्या कहा था? दुख 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 हृदय उन स्वप्न सी बातों को स्मरण कर रख सकता था, और स्मरण ही होता तो भी कष्टों की इस काली निशा में वह कहने का साहस करता। हाय रे विडंबना! आज मधुलिका उस बीते हुए क्षण को लौटा लेने के लिए विकल थी। दारिद्र्य की कोटि ने उसे व्यथित और अधीर कर दिया है। मगध की प्रासाद माला में भैरव का काल्पनिक चित्र उन सूखे डंठलों की रंध्रों से नभ में बिजली के आलोक में नाचता हुआ दिखाई देने लगा। खिलवाड़ी शिशु जैसे श्रावण की संध्या में जुगनू को पकड़ने के लिए हाथ लपकता है, वैसे ही मधुलिका मन ही मन कर रही थी। अभी वह निकल गया। वर्षा के भीषण रूप धारण किया। गड़गड़ाहट बढ़ने लगी। ओले पड़ने की संभावना थी। मधुलिका अपने गर्जर झोपड़ी के लिए कांप उठी। सहसा बाहर कुछ शब्द हुआ। कौन है यहाँ? पथिक को आश्रय चाहिए। मधुलिका ने डंठलों का कपाड़ खोल दिया। बिजली चमक उठी। उसने देखा एक पुरुष घोड़े की डोर पकड़े खड़ा है। सहसा वह चिल्ला उठी, राजकुमार! मधुलिका आश्चर्य से युवक ने कहा। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। मधुलिका अपनी कल्पना का सहसा प्रत्यक्ष देखकर चकित हो गई। इतने दिनों के बाद आज फिर अरुण ने कहा, कितना समझाया मैंने परंतु मधुलिका अपनी दयनीय अवस्था पर संकेत देना नहीं चाहती थी। उसने कहा, और आज आपकी यहाँ क्या दशा है? सिर झुकाकर अरुण ने कहा, मैं मगध का विद्रोही निर्वासित कौशल में जीविका खोजने आया हूँ। मधुलिका उस अंधकार में हंस पड़ी। मगध के विद्रोही? राजकुमार का स्वागत करें। एक अनाथिनी कृषक बालिका, यह भी एक विडंबना है। तो भी मैं स्वागत के लिए प्रस्तुत हूँ। शीतकाल के निस्वद रजनी कोहरे से धुली हुई चांदनी, हाड़ कंपा देने वाली समीर, तो भी तरुण और मधुलिका दोनों पहाड़ी गहर के द्वार पर वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए बातें कर रहे हैं। मधुलिका की वाणी में उत्साह था, किंतु अरुण जैसे अत्यंत सावधान होकर बोलता। मधुलिका ने पूछा, जब तुम इतनी विपन्न अवस्था में हो तो फिर इतने सैनिकों को साथ रखने की क्या आवश्यकता है? मधुलिका, बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है। ये मेरे जीवन मरण के साथी हैं। भला मैं इन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? और करता ही क्या? क्यों? हम लोग परिश्रम से कमाते और खाते हैं। अब तो तुम भूल ना करो, मैं अपने बाहुबल पर भरोसा करता हूँ। नवीन राज्य की स्थापना कर सकता हूँ। निराश क्यों हो जाऊँ? अरुण के शब्दों में कंपन था। वह जैसे कुछ कहना चाहता था पर कह ना सकता था। नवीन राज? ओहो, तुम्हारे उत्साह तो कम नहीं। भला कैसे? कोई ढंग बताओ तो मैं भी कल्पना कर आनंद ले लूं। कल्पना का आनंद? नहीं मधुलिका, मैं तुम्हें राजरानी के सम्मान में सिंहासन पर बैठाऊंगा। तुम अपने छिने हुए खेत की चिंता करके भयभीत ना हो। एक क्षण में सरल मधुलिका के मन में प्रसाद का अंधड़ बहने लगा। द्वंद्व मच गया। उसने सहसा कहा, आह! मैं
सचमुच आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा करती थी राजकुमार। अरुण ठिठाई से उसके हाथ को दबा कर बोला। तो मेरा भ्रम था, तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो। युवती का वक्ष स्थल फूल उठा। वह हाँ भी नहीं कह सकती और ना भी नहीं। अरुण ने उसकी अवस्था का अनुभव कर लिया। कुशल मनुष्य के समान उसने अवसर को हाथ से ना जाने दिया। तुरंत बोल उठा, तुम्हारी इच्छा हो तो प्राणों से पड़ लगा कर मैं तुम्हें इस कौशल सिंहासन पर बिठा दूं। मधुलिके, अरुण के खंडर के आतंक देखोगी। मधुलिका एक बार कांप उठी। वह कहना चाहती थी नहीं, किंतु उसके मुंह से निकला क्या? सत्य मधुलिका, कौशल नरेश सभी से तुम्हारे लिए चिंतित हैं। यह मैं जानता हूँ। तुम्हारी साधारण सी प्रार्थना वह अस्वीकार न करेंगे। और तुम्हें यह भी विदित है कि कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिकों के साथ पहाड़ी दुष्युओं का दमन करने के लिए बहुत दूर चले गए हैं। मधुलिका की आंखों में के आगे बिजलियां हंसने लगीं। दारुण भावना से उसका मस्तक विकृत हो उठा। अरुण ने कहा, तुम बोलती नहीं हो। जो कहोगे वह करूंगी। मंत्रमुग्ध सी मधुलिका ने कहा। स्वर्ण मंच पर कौशल नरेश अर्धनिद्रित अवस्था में आंखें पुलकित किए हैं। एक चामर धारणी युवती पीछे खड़ी बड़ी कुशलता से कलाई घुमा रही है। चामर के सुप्त आंदोलन उस प्रकोष्ठ में धीरे धीरे संचालित हो रहे हैं। तांबुल वाहिनी प्रतिमा के समान दूर खड़ी है। प्रतिहारी ने आकर कहा, जय हो देव, एक स्त्री कुछ प्रार्थना करने आई है। आंखें खोलते हुए महाराज ने कहा, स्त्री प्रार्थना करने आई है, आने दो। प्रतिहारी के साथ मधुलिका आई। उसने प्रणाम किया। महाराज ने स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें कहीं देखा है? 3 वर्ष हुए देव। मेरी भूमि खेती के लिए ली गई थी। ओह, तो तुमने इतने दिन कष्ट में बिताए, आज उसका मूल्य मांगने आई हो? क्यों? अच्छा अच्छा, तुम्हें मूल्य मिलेगा। प्रतिहारी, नहीं महाराज, मुझे मूल्य नहीं चाहिए। मूर्ख, फिर क्या चाहिए? उतनी ही भूमि दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की जंगली भूमि, वहीं मैं अपनी खेती करूंगी। मुझे एक सहायता मिल गया है, वह मनुष्यों से मेरी सहायता करेगा। भूमि को समतल भी बनाना होगा। महाराज ने कहा, कृषक बालिके, वह बड़ी उबड़ खाबड़ भूमि है। तिस पर वह दुर्ग के समीप एक सैनिक महत्व रखती है। तो फिर निराश लौट जाऊं। सिंह मित्र की कन्या, मैं क्या करूं? तुम्हारी यह प्रार्थना देव, जैसी आज्ञा हो। जाओ, तुम श्रमजीवियों को उसमें लगाओ। मैं अमात्य को आज्ञा पत्र देने का आदेश करता हूँ। जय हो देव कहकर प्रणाम करती हुई मधुलिका राज मंदिर के बाहर आई। दुर्ग के दक्षिण भयावने नाले के तट पर घना जंगल है। आज मनुष्यों के पद संचार से शून्यता भंग हो रही थी। अरुण के छिपे हुए मनुष्य स्वतंत्रता से इधर उधर घूमते थे। झोपड़ियों को काट एक पथ बन रहा था। नगर दूर था। फिर उधर क्यों ही कोई नहीं आता था। फिर अब तो महाराज की आज्ञा से वहां मधुलिका का अच्छा सा खेत बन रहा था। तब इधर की किसकी चिंता होगी। एक घने कुंज में अरुण और मधुलिका एक दूसरे को हर्षित नेत्रों से देख रहे थे। संध्या हो चली थी। उस निविड़ वन में उन नवागत मनुष्यों को देखकर पक्षीगण अपने नीड़ को लौटते हुए अधिक कोलाहल कर रहे थे। प्रसन्नता से अरुण की आंखें चमक उठी। सूर्य की अंतिम किरण मुरमुट झुरमुट में घुसकर मधुलिका के कपोलों से खेलने लगी। अरुण ने कहा, 4 प्रहर के और विश्वास करो, प्रभात में ही इस जीर्ण कलेवर कौशल राष्ट्र की राजधानी श्रीवस्ती में तुम्हारा अभिषेक होगा और मगध से निर्वासित मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र का अधिपति बनूंगा। मधुलिके, भयानक अरुण, तुम्हारा साहस देख मैं चकित हो रही हूँ। केवल 100 सैनिकों से तुम? रात के तीसरे पहर मेरी विजय यात्रा होगी। तो तुमको इस विजय पर विश्वास है? अवश्य।
तुम अपनी झोपड़ी में यह रात बिताओ। प्रभात से मैं तो राज मंदिर ही तुम्हारा लीला निकेतन बनेगा। मधुलिका प्रसन्न थी, किंतु अरुण के लिए उसकी कल्याण कामना सशंक थी। वह कभी कभी उद्विग्न सी होकर बालकों के समान प्रश्न कर बैठती। अरुण उसका समाधान कर देता। सहसा कोई संकेत पाकर उसने कहा, अच्छा, अंधकार हो गया है, अभी तुम्हें दूर जाना है और मुझे भी प्राणपण से इस अभियान के प्रारंभिक कार्यों को अर्धरात्रि तक पूरा कर लेना चाहिए। तब रात्रि भर के लिए विदा। मधुलिका उठ खड़ी हुई। कंटीली झाड़ियों से उलझती हुई क्रम से बढ़ने वाले अंधकार में वह झोपड़ी की ओर चली। पथ अंधकारमय था और मधुलिका का हृदय भी निविड़तम से घिरा था। उसका मन सहसा विचलित हो उठा। मधुलिका मधुरता नष्ट हो रह गई। जितनी सुख कल्पना थी वह जैसे अंधकार में विलीन होने लगी। वह भयभीत थी। पहला भय उसे अरुण के लिए उत्पन्न हुआ। यदि वह सफल ना हुआ तो? फिर सहसा सोचने लगी, वह क्यों सफल हो? श्रावस्ती दुर्ग एक विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाए? मगध का चिरशत्रु, ओह उसकी विजय! कौशल नरेश ने क्या कहा था? सहमित्र थी कन्या, सहमित्र कौशल का रक्षक वीर, उसी की कन्या आज क्या करने जा रही है? नहीं नहीं, मधुलिका जैसे उसके पिता का अंधकार में पुकार रहे थे। वह पगली की तरह चिल्ला उठी, रास्ता भूल गई। रात एक पहर बीते चली। वह मधुलिका अपनी झोपड़ी तक न पहुंची। वह अधेड़ बुन में विक्षिप्त सी चली जा रही थी। उसकी आंखों के सामने कभी सहमित्र और कभी अरुण की मूर्ति अंधकार में चित्रित होती जाती। उसे सामने आलोक दिखाई पड़ा। वह बीच पथ पर खड़ी हो गई। प्रातः 100 उल्काधारी अश्वारोही चले आ रहे थे और आगे आगे एक वीर अधेड़ सैनिक था। उसके बाएं हाथ में अश्व की बलगा और दाहिने हाथ में नग्न खड्ग। अत्यंत धीरता से वह टुकड़ी अपने पथ पर चली आ रही थी, परंतु मधुलिका बीच पथ पर हिली नहीं। प्रमुख सैनिक पास आ गया, पर मधुलिका अब भी नहीं हटी। सैनिक ने अश्व रोककर कहा, कौन? कोई उत्तर नहीं मिला। तब तक दूसरे अश्वारोही ने सड़क पर कहा, तू कौन है स्त्री? कौशल के सेनापति को उत्तर शीघ्र दे। रमणी जैसे विकारग्रस्त स्वर में चिल्ला उठी, बांध लो मुझे, बांध लो, मेरी हत्या करो, मैंने अपराध ही ऐसा किया है। सेनापति हंस पड़ा, बोले, पगली है? पगली नहीं है। यदि वही होती तो इतनी विचार वेदना क्यों होती? सेनापति, मुझे बांध लो, राजा के पास ले चलो। क्या है? स्पष्ट कह। श्रावस्ती का दुर्ग एक प्रहर के दस्युओं के हस्तगत हो जाएगा। दक्षिणी नाले के पार उसका आक्रमण होगा। सेनापति चौंक उठे। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तू क्या कह रही है? मैं सत्य कह रही हूँ, शीघ्रता करो। सेनापति ने 80 सैनिकों को नाले की ओर धीरे धीरे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं 20 अश्वारोहियों के साथ दुर्ग की ओर बढ़े। मधुलिका एक अश्वारोही के साथ बांध दी गई। श्रावस्ती का दुर्ग कौशल राष्ट्र का केंद्र इस रात्रि में अपने विगत वैभव का स्वप्न देख रहा था। भिन्न राजवंशों ने उसके प्रांतों पर अधिकार जमा लिया है। अब वह केवल कई गांवों का अधिपति है। फिर भी उसके साथ कौशल के अतीत की स्वर्ण गाथाएं लिपटी हैं। वह लोगों की ईर्ष्या का कारण है। जब थोड़े से अश्वारोही बड़े वेग से आते हुए दुर्ग द्वार पर रुके, तब दुर्ग के प्रहरी चौंक उठे। उल्का के आलोक में उन्होंने सेनापति को पहचाना। द्वार खुला। सेनापति घोड़े की पीठ से उतरे। उन्होंने कहा, अग्निसेन, दुर्ग में कितने सैनिक होंगे? सेनापति की जय हो। 200। शीघ्र उन्हें एकत्र करो, परंतु बिना किसी शब्द के। 100 को लेकर तुम शीघ्र दुर्ग के दक्षिण
की ओर चुपचाप चलो। आलोक और शब्द ना हो। सेनापति के मधुलिका की ओर देखा। वह खोल दी गई। उसे अपने पीछे आने का संकेत कर सेनापति राजमंदिर की ओर बढ़े। प्रतिहारी ने सेनापति को देखते ही महाराज को सावधान किया। वह अपनी सुख निद्रा के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, किंतु सेनापति और साथ में मधुलिका को देखकर चंचल हो उठे। सेनापति ने कहा, जय हो देव, इस स्त्री के कारण मुझे इस समय उपस्थित होना पड़ा। महाराज ने स्थिर नेत्रों से देखकर कहा, सहमित्र की कन्या, फिर यहाँ क्यों? तुम्हारा क्षेत्र बन नहीं रहा है? कोई बाधा? सेनापति बाकी की कहानी इसके बाद सुनाएंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू दोस्तों सुनने के लिए।